स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सेक्शन है क्लास 11 का है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर 11 का लेक्चर बनाइए, 11 का लेक्चर बनाइए। तो आज से जो आज मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड हो रहा है 11th के लिए, ठीक है, 11th फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स 11th को स्टार्ट करने के पहले हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स का थोड़ा सा ज्ञान लेना होगा, तभी जाके हम लोग क्या होगा, फिजिक्स अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इनफैक्ट आपको 11th-12th में अगर 11th क्लास के लिए अगर फिजिक्स में मैथमेटिक्स अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको नहीं आएगा। जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उनके लिए तो कोई बात नहीं होती है, वो धीरे धीरे मैथ्स पढ़ लेते हैं। लेकिन मेडिकल वाले क्या होते हैं, क्योंकि उनको मैथ्स पढ़ना नहीं होता है तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है फिजिक्स समझने में। तो इसी के लिए 11th फिजिक्स जो होता है वो फर्स्ट में बेसिक कंसेप्ट ही मैथमेटिक्स दिया जाता है। तो हम यहाँ से बेसिक कंसेप्ट ही ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग जो भी फिजिक्स में यूज़ होने वाले जो भी कंसेप्ट्स है उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स हमको पढ़ना नहीं है इधर, ओके। जो मैथमेटिक्स हमको फिजिक्स के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़फुल होगा वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का भी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और वेक्टर्स का, वेक्टर्स जनरली मैथ्स में का ही टॉपिक है, लेकिन हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि सारा फिजिक्स ही वेक्टर से एसोसिएट होता है, ठीक है। और जितना भी मैथमेटिक्स पार्ट अगर देखें तो ये सारे का थोड़ा थोड़ा आता है। और सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ जो होता है वो कैलकुलस का यूज़ होता है, जो कि हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं, प्लस फैक्टर्स। चलिए, तो बातें बहुत सारी हो गई, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे कि कोई भी एंगल जो होता है, कोई भी दो प्लेन के बीच में या सॉलिड के बीच में एंगल जो होता है वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। दो लाइन के बीच में एंगल हम लोग थीटा से या फिर एक्स डिग्री से क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो डिग्री हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक और नया यूनिट जानेंगे दो प्लेन के बीच में एंगल को डिटरमाइन करने के लिए। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, क्योंकि 9th में ये एक्चुअली पढ़ाया ही जाता है। फिर भी मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ या फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो स्टूडेंट अगर नहीं समझे होंगे वो यहाँ से आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। अब इस सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है कि कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है ये मैथमेटिक्स नहीं है, तो इसको हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताएंगे, ठीक है। तो मानिए कि एक सर्कुलर पाथ है और ये सर्कुलर पाथ पे कोई पर्सन है जो कि पी पॉइंट पे है, और पी पॉइंट से यहाँ से चलना स्टार्ट किया या फिर दौड़ना स्टार्ट किया। तो जब चलना या दौड़ना स्टार्ट करेगा तो इस सर्कमफ्रेंस पे दौड़ेगा, तब सेंटर के अराउंड क्या होगा, कुछ एंगल क्रिएट करेगा विथ द टाइम। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ कुछ टाइम में चला गया हो, मान लो कि यहाँ पे 5 सेकंड में पी से क्यू पे चला गया है। तो 5 सेकंड में पी से क्यू पे चला गया है, तो जब पॉइंट पी पे था तो उस समय ओरिजिन से इसका डिस्टेंस रेडियस था, और पॉइंट क्यू पे होगा उस समय भी ओरिजिन से इसका डिस्टेंस रेडियस ही होगा, ठीक है। एक मिनट। अब इस दोनों के केस में क्या करते हैं, अगर इसमें क्या करते हैं, अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस दोनों पॉइंट के अबाउट, तो इस दोनों लाइन के बीच में कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है। यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो टी टाइम में पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे गया है, तो वो सेंटर के अबाउट कुछ एंगल क्रिएट कर रहा है, और इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक है। जनरली जब भी हम लोग थीटा को डिनोट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करते हैं, ये कन्वेंशन है, ठीक है। तो हम लोग जब भी अगर पॉजिटिव एंगल को डिनोट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में ही करेंगे, ओके। तो जब पी से क्यू में जा रहा है तो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये थीटा जनरली अभी हम लोग जो जानते थे वो किस में जानते थे, डिग्री में जानते थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा को कैसे निकालेंगे, तो अब हमको जब हम चल रहे होंगे तो मेरा तो पाथ लेंथ पता होगा, ठीक है, और कितना रेडियस का सर्किल पे चल रहे होंगे वो भी बात हमको पता चलता है। तो जब पाथ लेंथ और कितना रेडियस वाले सर्किल के रेडियस अगर पता होता है तो हमको पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर सेंटर के अबाउट हमने कितना एंगल को कंटेन किया है, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग फार्मूलाइज इसको करके देखें तो थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आर्क लेंथ, मतलब जो पार्टिकल या कोई भी पर्सन चला हुआ है उसका लेंथ एक आर्क पे या एक कर्व पे डिवाइडेड बाई वो जिसके अबाउट
गोल गोल घूम रहा है, या फिर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसका वो उसका रेडियस कहलाएगा, क्योंकि वो का पार्ट पे घूम रहा है। तो इसको अगर देखेंगे तो आर्क लेंथ को हम लोग एल से डिनोट जनरली करते हैं, और रेडियस होता है वो उसको आर से डिनोट करते हैं। यानी एक फार्मूला मेरे पास निकल के आता है थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, यानी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके, या फिर रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ओके। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कर्वेचर इसलिए कहा है क्योंकि बहुत बार होगा कि जब पाथ लेंथ जब कोई भी पर्सन पाथ के ट्रेवल करता है तो वो हमेशा सर्कल पे हो, ऐसा नहीं हो। वो अगर कर्व पाथ पे भी ट्रेवल करेगा तो वो भी एक कर्वेचर पे ही ट्रेवल कर रहा होता है। तो इसका जो एक लोकल सर्कल बनेगा वो ये हो जाएगा, और इसका रेडियस ये होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लोकल रेडियस बोलते हैं। तो अगर सपोज मान लो कि यहाँ से यहाँ अगर तुमको पाथ लेंथ निकालना है तो आराम से तुमको अगर थीटा पता है तो आप इस रिलेशन से भी आसानी से निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग जनरली कोई भी ये सर्कल भी क्या एक कर्व ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर से हम आसानी से एक पाथ लेंथ एक सर्कमफ्रेंस पे आसानी से निकाल सकते हैं, या कर्व पाथ को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसको एंगल में मेजर कर रहे हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, तो डिग्री भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रेडियन। रेडियन भी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन होता है जैसे कि हमने थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, यानी कहने का मतलब ये 1 रेडियन वो एंगल होता है जिसमें आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाए। यानी यहाँ पे हमने जो वही लिखा है, व्हेन द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल देन दैट थीटा इज नोन एज 1 रेडियन। यानी एल इक्वल्स टू आर हो गया, डिवाइडेड बाई आर है तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो 1 रेडियन। तो ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है ना, यह कितने ट्रेवर्स में, तो एल आर्क लेंथ के ट्रेवर्स में आओ। उस समय एल आर्क लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। उस कंडीशन में वो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, एंगल बनेगा जो मेरा बन जाएगा 1 रेडियन। यानी इसको क्या बोलते हैं, 1 रेड बोलते हैं, ठीक है। रेडियन को जनरली हम लोग प्लेनर एंगल से दिखाते हैं, और एक और होता है स्टेडियन होता है, जो कि आपको यूनिट डायमेंशन जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो स्टेडियन क्या होता है, सॉलिड एंगल को हम लोग उससे मेजर करते हैं। रेडियन और स्टेडियन दोनों ही देखो, रेडियन क्या होता है, देखो डिस्टेंस बाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाई डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है, ये एक यूनिट लेस है। जनरली ये एंगल है प्लेनर के बीच में यूनिट लेस, लेकिन इसको हम लोग रेडियन से ऐसे ही क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट कंसेप्ट हमको समझ में आ गया कि 1 रेडियन का मतलब क्या होता है। उसके बाद अगर हम सपोज मान लो कि अगर इसी में देखते हैं कि अगर किसी भी टाइम इंटरवल में अगर कोई भी पर्सन चल के एक कंप्लीट सर्कल कर लेता है, तो कंप्लीट सर्कल कर लेता है तो क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ कर लेगा तो इसका आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ 2 पाई आर होगा, जो कि सर्कमफ्रेंस का होता है। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, यानी जब भी एक कंप्लीट सर्कल कोई भी पर्सन करेगा तो वो कितना एंगल सब्सटेंड करेगा सेंटर पे, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो समझ में आ रही है, इसी वाले फार्मूला में हमको पुट कर देना है, फॉर वन कंप्लीट रोटेशन बोल लें या फिर सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं। 1 कंप्लीट रोटेशन, थीटा जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हमको पता है, डिवाइडेड बाई आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल जो हो जाएगा वो 2 पाई हो जाएगा। और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो रेडियन में, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया कि एक कंप्लीट सर्कल में क्या होता है कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन बनता है, ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि ये तो रेडियन में 2 पाई बन गया। अब हमको एंगल में डिग्री में पता होता है कि एक कंप्लीट सर्कल जो बनता है तो डिग्री कितना 360 बनता है, यानी 360 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन, पाई से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 डिग्री। इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, पाई रेडियन को 180 डिग्री बोलते हैं, या 180 डिग्री को पाई रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन में ये बहुत ही आपका काम आएगा। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना हो गया, 1, इसको रेडियन को सी से भी डिनोट करते हैं, तो पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। या फिर आप एक ऐसा भी आप लिख सकते हो ये वाला चीज़ कि 1 रेडियन जो होगा वो कितना होता है, तो 180 डिग्री बाई पाई डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री होता है, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का ये भी आपका रिलेशन हो गया। आप या तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अगर पाई का वैल्यू हम लोग डालें तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है, ठीक है।
तो इसको हम लोग डाल के देखेंगे तो 1 रेडियन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होता है ना 57.3 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि डिग्री क्या होता है। मतलब डिग्री तो हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, और रेडियन क्या होता है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर 1 रेडियन में इतना होता है तो पाई रेडियन में कितना डिग्री होगा, या 1 डिग्री में, इसी को उल्टा भी कर सकते हैं, 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, तो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे एक पॉइंट लिख दें तो 1 डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो इसको हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ध्यान में रख लीजिए। ये है रेडियन को डिग्री में, ये है रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए, और ये है डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप डिग्री टू रेडियन, एंड इसको आप लोग लिख सकते हैं रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, ठीक है। तो ये तरीका हो गया रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए, और ये जो तरीका हो गया वो किसको, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए, ओके। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 60 डिग्री टू रेडियन, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो बताओ डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए यही वाला फार्मूला है। तो अगर इसको हम लोग डायरेक्ट अगर इसको लिखेंगे तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो 1 डिग्री में इतना रेडियन है तो कितना हो जाएगा, तो 60 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये अब क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज होगा, तो यानी कितना हो जाएगा, तो पाई बाई 3 रेडियन, ओके, समझ में आ गया। वैसे ही अगर इस रेडियन को हमको क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है, तो बस रेडियन को डिग्री में चेंज करने का ये वाला तरीका है। तो पाई बाई 6 में हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 बाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 ये 30 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 30 हो गया। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री, समझ में आ रही है। यानी हम लोग आसानी से रेडियन को पाई में भी चेंज रेडियन को डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं, और डिग्री को रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा पीछे जाइए, धीरे धीरे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे तरफ चलते हैं। तो डिग्री का कंसेप्ट हमको समझ में आ गया कि रेडियन में कैसे हम लोग मेजर करते हैं, और उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके, समझ में आ रही बात। अब हम लोग देखें यहाँ पे स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं जो कि इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ क्या होता है, तो जैसे हम लोग ये एक रिलेशन बनाता है किसमें, तो ट्रायंगल के साइड्स में और उसके एंगल में, ठीक है। रेशियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइड बाई साइड का रेशियो होता है, इसीलिए इसको रेशियो बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये एक क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि ABC। अब ABC में आप देखो कि ABC में क्या है कि B जो है वो राइट एंगल पे है, यानी B का वैल्यू जो है 90 डिग्री है, और यहाँ पे C को एंगल बना दिया थीटा। तो यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात है वो आपको क्या समझना है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है तो उसमें 3 साइड्स होते हैं, और 3 साइड्स पर्टिकुलरली उनका नाम होता है। एक होता है हाइपोटेन्यूस, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है उसका बेस। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। और वो बेस कैसे होता है, तो बेस वो वाला साइड होता है जिस साइड से 90 डिग्री और थीटा अटैच्ड हो। थीटा मतलब जिस एंगल के अबाउट हमको कोई काम करना है, तो वो थीटा और 90 डिग्री जिस भी साइड से अटैच्ड हो वो साइड ही हम मेरा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोले, जो कोई भी टेकन एंगल और 90 डिग्री, यानी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में टेकन एंगल और 90 डिग्री का जो कॉमन साइड होता है वही कॉमन साइड क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे एंगल B जो है 90 डिग्री है, और यहाँ पे हमने एज्यूम किया है एंगल C को थीटा, यानी जो भी काम करेंगे एंगल C से काम करेंगे, यानी एंगल C को क्या करना है, हमको पॉइंट में रखना है। अब इसमें देखेंगे ये दोनों कौन से साइड पे ओवरलैप, या फिर कौन साइड कर रहा है, या फिर लाई कर रहा है, या फिर जो कॉमन साइड है ये दोनों एंगल को कौन ले रहा है, ठीक है। तो देखो, तो उसको कौन ले रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री किससे, BC साइड से भी अटैच्ड है, और ये एंगल BC साइड से भी अटैच है। जबकि अगर हम इसको देखें, ये वाले को देखें, तो ये वाला 90 डिग्री से, P वाला 90 डिग्री से तो अटैच है, लेकिन थीटा से अटैच नहीं है, तो उस कंडीशन में ये बेस नहीं कहलाएगा। इसको देखें तो ये वाला तो 90 डिग्री से ही अटैच नहीं है,
ठीक है। जनरली हम लोग जानते हैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है अपोजिट साइड, उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूस भी तो हमारा मेरा फिक्स है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ बेस निकालना है। तो बेस क्या कैसे निकालना है, तो कॉमन साइड देख लेना है, जो भी टेकन एंगल है वो और 90 डिग्री। तो इस कंडीशन से हम मेरा बेस जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। तो यहाँ पे BC क्या बन गया, बेस बन गया, ठीक है। कॉमन साइड ऑफ एंगल π/2 एंड थीटा, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया, ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ABC क्या है, एक वर्टेक्स है, इसका तीनों का वर्टिसेज है। तो यहाँ पे जो है वो एंगल बनाएगा, A एंगल, यहाँ पे B एंगल, यहाँ पे C एंगल। तो एंगल में यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी यहाँ पे सबसे पहले हम मेरी ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे पहले 90 डिग्री ढूंढते हैं। 90 डिग्री के सामने यानी अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो एक्चुअली ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। और कॉमन साइड जो होता है दोनों एंगल के बीच, उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, बेस। अब जो बच जाता है वो मेरा क्या बनता है, तो परपेंडिकुलर बन जाता है। ये मेरे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। अब इसी तीनों साइड्स में क्या करता है, रिलेशन बनाता है कौन, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। और उसको जब रिलेशन में आ जाता है तो उसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो एक होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर साइन थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में अगर देखें तो साइड बाई साइड के फॉर्म में देखेंगे तो साइन थीटा जो होता है इस परपेंडिकुलर ट्रायंगल में, पर इस परपेंडिकुलर ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल में होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, यानी P/H। कॉरेस्पॉन्डिंगली कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी B/H, ओके। और टैन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी P/B। तो आपको ये ना तीनों चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। साइन थीटा क्या होता है, P/H, कॉस थीटा क्या होता है, B/H, और टैन थीटा क्या होता है, P/B, ओके। सिमिलरली साइन थीटा के एक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, इसका उल्टा होता है। तो साइन थीटा का जो होता है 1/sin थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक थीटा। तो इसी के लिए उलट जाएगा, तो इधर P/H है तो ये हो जाएगा H/P। उसी तरह कॉस थीटा का 1/cos थीटा कितना होता है, तो सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा B/H है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, H/B, ठीक। और टैन थीटा का क्या होता है, 1/tan थीटा कॉट थीटा होता है। तो इसका भी ये उल्टा है। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि टैन थीटा P/B है तो कॉट थीटा कितना होगा, B/P हो जाएगा, ओके। समझ में आ रही बात, आई होप। अब चलिए, यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देख लिया, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपने ये भी देखा होगा कि ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं या बोधायन थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों बोलते हैं। तो हम लोग जो सबसे कॉमन पॉपुलर है या जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो क्या है, पाइथागोरस है। तो उस पाइथागोरस कहीं देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलता है, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो आई होप ये आपको पहले से पता है, बस हमने यहाँ पे एक रिवाइज करा दिया। ये सब, ये जितना भी अभी हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं या जो भी डिस्कस कर रहे हैं, सारे का यूज़ आने वाला है हम लोग को फिजिक्स में, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा क्या हो गया, तो एक रेशियोज हो गया। अब इस रेशियोज से हमने बना लिया है, हमको एक ओवर आइडिया हो गया कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का रिलेशन साइड्स के में क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस देखते हैं या रिलेशन देखते हैं जो हमारे फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये एक्चुअली एक फार्मूला टाइप में है, तो इस फार्मूला को आप ध्यान में देख लीजिएगा। तो फर्स्ट फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये कहाँ पे होता है, तो जनरली अभी हम लोग बात कर रहे थे साइन थीटा कॉस थीटा ट्रायंगल में था। तो इस ट्रायंगल से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, तो देखो तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने P/H का स्क्वायर कर लो, B/H का स्क्वायर कर लो, तो P² B² इक्वल्स टू H² होता है। तो H² से स्क्वायर कैंसिल होकर क्या होगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी वैसे ही प्रूव कर सकते हो, लेकिन प्रूव करने का हमको यहाँ पे कोई दरकार नहीं है। हमको बस इस जो भी रिलेशन है इसका यूज़ करना है। तो आपको दिमाग में रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी अगर इसको फिर से फर्दर अगर तोड़ोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वैसे ही ये रिलेशन जो मेरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बस वैसे ही हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन A प्लस बी में। तो साइन A प्लस बी यहाँ एंगल का रिलेशन है, तो साइन A प्लस माइनस बी इक्वल टू होता है साइन, अगर प्लस वाले को लिखे तो साइन A इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस अल्टरनेट करके आपको जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। और अगर इधर प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, इधर माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा। लेकिन कॉस वाले फंक्शन में क्या होता है, उलट जाता है। कॉस ए प्लस माइनस बी में क्या होगा, प्लस वाले को ले कॉस ए प्लस बी को, तो ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और कॉस ए माइनस बी में कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस हो जाता है साइन ए इंटू साइन। वैसे ही एक tan का फार्मूला होता है। tan का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर इधर माइनस लेंगे तो ऊपर हो जाएगा tan a माइनस tan b और नीचे हो जाएगा प्लस, यानी नीचे जो होगा वो उलट जाएगा किसमें, सिग्नेचर में, और कुछ नहीं। तो ये जो भी फार्मूला है, इस फार्मूले को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये डायरेक्टली यूज आएगा भी नहीं, जहाँ जहाँ यूज आएगा वो आप अभी देख कर भी कर सकते हो। 3 4 5 बार अगर क्वेश्चन बना लोगे तो आपका मेमोराइज हो जाएगा। तो इसको ऐसा नहीं है कि इसको पकड़ के बैठ जाना है रटने। ठीक है, रट्टा नहीं मानना है। अब और रिलेशन है कि एक रिलेशन ये है कि साइन 2 थीटा या साइन 2 ए इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, वैसे ही होता है कॉस 2a का रिलेशन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो इस वाले फॉर्मूले का ना ये आराम से तुम डिराइव कर सकते हैं इस वाले फार्मूला से। कैसे, कि b की जगह पे a रख दो, तो b की जगह पे a रख दोगे तो साइन ए प्लस ए कितना होगा, साइन 2a हो जाएगा। तो बस इसी फार्मूला में क्या कर दोगे तो ये मिल जाएगा। फिर वैसे ही कॉस वाले में पुट कर दोगे b की वैल्यू पे a, तो फिर ये वाला फार्मूला नहीं मिल जाएगा। tan में भी पुट कर दोगे ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। ये वाला फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है, जो भी इक्वेशन है, बस इसी यही है, इतने का ही यूज़ आएगा। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं कि एक कोई भी जनरल, ये तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल देख लिया, कोई भी जनरल ट्रायंगल में साइन और कॉस का रिलेशन क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के में यूज आता है। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, तो कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको समझना है वो देखिए, हमने ए वाले एंगल को अल्फा माना है, बी वाले एंगल को बीटा माना है, सी वाले एंगल को गामा माना है। तो यहाँ पे आपको देखो कि ए जो एंगल है ना, ए वाला जो वर्टिसेस है उसके सामने का जो साइड होता है उसको स्मॉल ए से दिखाते हैं, बी वाले के सामने के साइड को स्मॉल बी से, और सी वाले के सामने के साइड को स्मॉल सी से। तो ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है। तो जो भी स्मॉल लेटर में आएगा ना उसको हमको क्या समझना है कि वो ट्रायंगल का साइड्स है। ओके, और जो भी कैपिटल में आएगा उसको हम लोग को समझना है वो एंगल है। तो कैपिटल एंगल होता है, स्मॉल साइड्स होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, ए जो है वो साइड बी सी है, अपोजिट टू एंगल ए, बी जो है वो ऐसा है अपोजिट टू एंगल, और यहाँ पे पर्टिकुलरली हमने नाम दे दिया है ए बी सी, ए और बी और सी का नाम दे दिया है, तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये वो अंडरस्टूड है। ओके, तो अब ये तो मेरा बेसिक जानकारी हो गया, नोमेनक्लेचर। अब हम इसमें साइन रूल क्या देखते हैं। तो साइन रूल डायरेक्ट देखिए, इसका प्रूफ अभी आपको करना नहीं है, वैसे आप कर सकते हो, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, तो हमको सिर्फ रिलेशन से काम लेना है। तो कोई भी ट्रायंगल में जो साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है साइन अल्फा बाई ए, यानी जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाला साइड, जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाला साइड, और जो भी एंगल लेंगे सामने वाला साइड, यानी एंगल और साइड में रिलेशन है। तो एंगल और साइड में कैसे रिलेशन, तो एंगल का साइन फंक्शन और डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट साइड्स, यही करना है। यानी साइन अल्फा बाई ए, साइन बीटा बाई बी और साइन सी बाई सी को हमको क्या करना है कि रिलेशन बनाना है। इस रिलेशन का बहुत सारा यूज है फिजिक्स में। ओके, एक दूसरा रिलेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं स्टूडेंट। तो कोसाइन क्या होता है, तो कोसाइन मतलब वही होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो कोसाइन का रिलेशन इस ट्रायंगल में क्या होता है, तो इसको देखो याद करने का बड़ा ही अच्छा ये है, ट्रिक है। देखो कॉस अल्फा जो होता है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2b से होता है। इसको याद कैसे करें, तो देखो किसको एंगल लिया है, तो अल्फा को, तो अल्फा को के सामने वाले साइड को पकड़ के रखो और इसको नेगेटिव में डाल देना है स्क्वायर करके, बाकी जो भी है सारा पॉजिटिव। कैसे, तो बी स्क्वायर ऊपर वाले न्यूमरेटर में क्या करना है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अल्फा निकालना है तो इसके सामने वाले साइड को नेगेटिव में रखेंगे, यानी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जो भी पॉजिटिव वाला टर्म है उसका। ओके, समझ में आ गया। जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। अगर बीटा निकालना रहता है तो क्या हो जाता, कॉस बीटा अगर निकालना रहता तो बताओ क्या हो जाता, तो ये हो जाता ए स्क्वायर
प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। वैसे ही अगर कॉस गामा निकालना होता तो क्या हो जाता, तो कॉस गामा सी वाला है यानी सी निगेटिव में होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी में पॉजिटिव जो भी टर्म है उसको लेना है, ठीक है, हर एक टर्म में देखना। तो ये याद करने का ट्रिक है, आप आई होप आपको याद हो भी गया होगा, ठीक है। ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल देख लो, ओके। चलिए, तो ये मेरा जो भी थोड़ा सा बेसिक ट्रिगो था वो हमको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इस टोटल मतलब प्लेन के क्वाड्रेंट में, या कोई भी जब भी हम 2D या 3D का बात करेंगे तो उसको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वाड्रेंट में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उस क्वाड्रेंट के हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका स्टडी करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में और उसके साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर यहाँ पे क्वाड्रेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट सिस्टम। तो ये क्वाड्रेंट है, तो कोई भी प्लेन को हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन से क्या कर सकते हैं, चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं, यानी चार सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है। अब इस सेक्टर में क्या करना है, हमको साइन कन्वेंशन देखना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन या रेशियो जो हमने बनाया उसी का हमको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो या स्टार्ट यहाँ से होता है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या हो गया, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जो भी होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इसको एक तरीका से हम लोग देख रहे हैं कि ऐड या ऑल शुगर टू कॉफ़ी। ऑल मतलब सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, जो भी 6 का 6। एस पर शुगर होता है, एस पर साइन होता है। जब साइन पॉजिटिव होगा तो उसका जो कन्वर्स है कॉस भी पॉजिटिव, सॉरी कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। तो ये आपको ध्यान में देना है। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, ये हमने सिर्फ पॉजिटिव के लिए लिखा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और उल्ट का कन्वर्स कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉसेक, कॉस और सेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा। फर्स्ट में सारा पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। इसमें सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। समझ में आ रही बात। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हर एक क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तभी जाके सेंटर पे कितना होता है, एक कंप्लीट सर्कल में या एक कंप्लीट पाथ में यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएगा, तो यह 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मान लिया कि अगर इसी में हम लोग तो देख लिए कि चलो भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का साइन कन्वेंशन हमको समझ में आ गया, लेकिन अब हम लोग एंगल जब मेजर करना है तो वो कैसे करेंगे। तो एंगल मेजर हम लोग कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होता है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। समझ में आ रही बात है। तो अब देखो सपोज मान लिया कि हमने यहाँ पे एक्स वाई हमने एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, ठीक है। इस प्लेन को हम लोग ऐसे एक्सिस में बांट सकते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट पी दिया हुआ है, जो पॉइंट पी को ओ से ओरिजिन मतलब मिला दिया तो एक लाइन बन गया। तो ओपी यहाँ पे क्या हो गया, ओपी हमारा एक लाइन हो गया, ओपी लाइन। ओके, अब अगर आपको बताएगा या पूछेगा कि ओपी कितना एंगल बना के रखा हुआ है, तो कन्वेंशनली जब तक आपको बोला नहीं गया है तब तक आपको एंगल जब भी डिटरमिन करने के लिए बोला मतलब कहा जाए तो आप एक्स एक्सिस से ही करिएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग कन्वेंशनली पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं इसी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये पूरे एक्स एक्सिस हमने आधा ही दिखाया है, ओ एक्स दिखाया पॉजिटिव वाले पार्ट को। तो अगर हम पॉजिटिव वाले पार्ट से अगर इसको देखें तो ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, यानी ये थीटा एंगल क्या हुआ है, सबटेंड किया हुआ है। अब इस केस में क्योंकि ये ओपी लाइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो थीटा तो ये कम 90 डिग्री से कम ही है। यानी ये थीटा के बारे में अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये थीटा तो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। ये π/2 रेडियन में है, हम इसको 90 डिग्री में बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यही ओपी लाइन को अगर फिर से रोटेट करा दें और सेकेंड क्वाड्रेंट में भेज दे तो अब देखो, अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को मतलब ये छोड़ के सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, यानी ये जो थीटा है वो थीटा क्या हो जाएगा, तो अब 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या है, ये अभी भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, तो ये 180 डिग्री से छोटा होगा। तो इसी के लिए थीटा हमने क्या लिया है यहाँ पे 90 डिग्री या π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, पाई मतलब 180 डिग्री से छोटा। तो कहीं भी हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है,
इस सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी एंगल होगा ये इस दोनों के बीच में ही होगा, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब 180 डिग्री से आगे है और 270 डिग्री से कम है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो ये जो थीटा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ये जो 3π/2 जो है ना वो उसको 270 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो थीटा देखो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही हम लोग थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, ठीक। तो आई होप ये भी समझ में आपको आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये भी क्या है, थीटा है। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आने का मतलब क्या है, 270 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, यानी 3π/2 से तो एंगल बड़ा हुआ है और ये 2π माने 360 से छोटा है, ठीक है। तो ये हमने जो भी रोटेशन लिया है एंगल का वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। इसका मतलब क्या, ये सारा एंगल हमने प्लस लिया है कन्वेंशनली। क्या होगा अगर सपोज मान लो कि ये वाला एक सिचुएशन अराइज करते हैं कि अगर मान लिया कि ये वाला हमने इधर नहीं लिया थीटा, एंटी क्लॉकवाइज में नहीं लिया है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज में ले लेंगे क्या होगा, अगर ऐसे नहीं लेके अगर हम ऐसे ले लेंगे ऐसे, ठीक है। तो हमने इसको प्लस माना है तो क्योंकि ये उल्टा जा रहा है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है प्लस, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इसको माइनस लेना पड़ेगा। यानी अगर ये भी थीटा है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो दोनों एक ही, इस सिचुएशन पे हमको पहुंचना है तो दो तरीके से पहुंच सकता है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग माइनस थीटा में जा सकते हैं या फिर हम लोग 360 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सेम ही चीज़ है। तो आई होप इसको देखिए समझ में आएगा धीरे से। अगर क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल लेंगे, अगर क्लॉकवाइज में जाएंगे तो नेगेटिव एंगल लेना है। यानी नीचे जा रहे हैं तो ये माइनस थीटा हो रहा है, आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, तो आई होप ये इतना समझ में आपको आया होगा। अगर दिक्कत हो रहा होगा बैक करके इसको एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, तो अब आगे हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं ट्रांजैक्शन या ट्रांजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू अनदर क्वाड्रेंट। मतलब अब क्या होगा, अब ट्रांजिशन होगा, यानी एक फंक्शन दूसरे एक क्वाड्रेंट से जंप करके दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा या तीसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, ऐसे। तो जो हमने पहले बोल दिया वही हमने लिखा है। कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो क्लॉकवाइज जो होता है उसको नेगेटिव लेते हैं, ओके। ये एलाइड एंगल का कंसेप्ट है, ये अभी आपको मैथमेटिक्स में यूज आएगा, यहाँ पे कोई खास यूज नहीं आएगा। एलाइड एंगल का कंसेप्ट वो होता है कि अगर कोई एंगल थीटा है तो अगर उसमें कोई भी एंगल अगर जोड़ते हैं, अगर जोड़ने या सब्सट्रैक्शन करने से या तो 90 डिग्री या फिर जीरो आ जाता है, 90 डिग्री या फिर जीरो का मल्टीपल आ जाता है, तो वो जो एंगल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, यानी जो एंगल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एलाइड एंगल होगा। तो वहीं हमने लिखा है द एंगल्स whose sum or different with angle theta is 0 or a multiple of 90 degree then called allied angle, ओके। समझ में आ रहा है, allied to theta। जैसे मान लो कि 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री, अब 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री है, 30 डिग्री में अगर तुम 60 डिग्री जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या इसमें अगर 30 डिग्री है सब्सट्रैक्ट करेगा तो 0 हो जाएगा, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका एलाइड एंगल हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हम लोग समझ सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल यूज है, यहाँ पे इसका आपको कोई यूज नहीं आएगा, बस ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। चलो, हमको जो यहाँ पे समझना है वो मेरा क्या है, तो वो मेरा है ट्रांजिशन। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जंप करके जाएगा तो उसके फंक्शन में यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या अंतर आएगा। तो सबसे पहले जंप करने वाला कंडीशन समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एक प्लेन बना रखा है, एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये पी है, ठीक है। पहले से ओपी जो है वो थीटा एंगल पे है। अब इस ओपी को फर्दर हम लोग 90 डिग्री से बेंड कर देंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, तो सही, ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। अब जो 90 डिग्री से अगर इसको ऐसे बेंड करेंगे या ऐसे रोटेट करेंगे, बेंड नहीं करेंगे, रोटेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो एसोसिएटेड होंगे इससे, उसमें क्या फ़र्क आएगा, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट में क्या अंतर आएगा। अभी कोऑर्डिनेट आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से ही समझते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से ही समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, अगर ट्रांजिशन कोई भी एंगल का होता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो अब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होगा वो चेंज कर जाएगा। फर्स्ट
आपको ये ध्यान में रखना है। यानी अगर कोई भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दे रखा है एक क्वाड्रेंट में और उसको ट्रेवर्स कराया जाए या ट्रांसवर्स कराया जाता है, उसको ट्रांजिट कराया जाता है दूसरे क्वाड्रेंट में, अगर वो ट्रांजिशन 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल से हो रहा है तो वो जो फंक्शन जा रहा होता है ना, वो फंक्शन चेंज कर जाता है। जैसे साइन थीटा बदल जाता है कॉस थीटा में और टैन थीटा बदल जाता है कॉट थीटा में। एज फॉर एग्जाम्पल के केस में देखिए, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, अब पहले से साइन थीटा, यहाँ पे थीटा नहीं होगा, यहाँ पे साइन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल। अब ये देखिए 90 प्लस थीटा, पहले से साइन थीटा था, अब इसको क्या ट्रांजिट किया जा रहा है 90 डिग्री, यानी इसको ट्रांजेक्ट किया जा रहा है 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से क्या करते हो, 90 डिग्री इज वॉट, 90 डिग्री इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को 1 इंटू 90 डिग्री लिख सकते हैं। 1 क्या है, ऑड होता है, यानी ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। यानी जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो बदल के क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो इसने हमने कॉस रख दिया। सेकेंड में क्या होगा इसका, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो चेंज हो गया, साथ साथ इसका साइन भी चेंज होगा, सिग्नेचर प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखो सिग्नेचर कैसे चेंज होता है कि जो वाला फंक्शन जाता है जिस क्वाड्रेंट में ना, उसी वाले फंक्शन के हिसाब से हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे साइन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो हम लोग जानते हैं ऑल शुगर, तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसी के लिए भले ही इसका फंक्शन चेंज करके कॉस बन गया है, लेकिन इसका जो सिग्नेचर होगा यहाँ प्लस माइनस जो होगा वो साइन के हिसाब से ही, साइन के ट्रांजेक्शन के हिसाब से ही लिखाएगा। तो क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा ले लेते हैं। तो 180 मतलब क्या है, इवन मल्टीपल, यानी 2 इंटू 90 होगा, इवन मल्टीपल ऑफ थीटा हो गया। तो ये साइन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है, 180 डिग्री प्लस थीटा में जा रहा है। तो देखो अब यहाँ पे इवन मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल में क्या हो रहा है कि साइन चेंज कर, मतलब ये फंक्शन चेंज करता है, इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे साइन का साइन हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो साइन को थर्ड क्वाड्रेंट पे ले जाना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी है, तो चलो हम आज इतना ही पे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इसका जो बेसिक कंसेप्ट जो बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना ही समझना है कि जब भी ऑड मल्टीपल होगा वो क्या होगा, तो ऑड मल्टीपल के केस में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज कर जाता है, और इवन मल्टीपल के केस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता है। और किसका मल्टीपल होना चाहिए, तो 90 डिग्री के। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल तो कॉस का कॉस ही रहा, भले साइन चेंज करेगा, साइन किसके अनुसार चेंज करेगा, तो जो फंक्शन ट्रांजेक्ट करके जा रहा है, यानी इस वाले फंक्शन के। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।